नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं दिव्या सीरीज की क्लास नंबर 4 में। इससे पहले आपकी दिव्या सीरीज की 3 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें हमने अपने पहले चैप्टर के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, वन लाइनर थ्योरी पढ़ ली है। उसके बाद हमने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा पढ़ लिया है और उसके बाद आज आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम के 200 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप पिछली क्लास देख सकते हैं। आप देखें जो आपके स्पेशल सारे चैप्टर हैं, प्रत्येक 9 चैप्टर के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। आप देखेंगे जो आपका पहला चैप्टर है वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पर जो स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देखेंगे सारी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी। जो हमारा पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, उसकी थ्योरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। जैसे आपकी थ्योरी कंप्लीट हुई थी उसके बाद आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आए थे, तो हमने अगली क्लास में एमसीक्यू क्वेश्चन को भी पूरा कंप्लीट किया था। उसके बाद जैसे ही हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन खत्म हुए थे तो तुरंत हमने अपना अगला चैप्टर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको स्टार्ट कर दिया था। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम था हमारा, हाँ आप देखेंगे यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे थोड़ी और क्वेश्चन बचे हुए हैं पहले चैप्टर के, तो सारा आप यहाँ पर स्क्रॉल में देख सकते हैं। सारा इतना जो स्क्रॉल करते जा रहा हूँ, सारा हम इतना पढ़ चुके हैं। यदि आपने अभी तक ई-बुक को नहीं लिया है तो आप इस ई-बुक को ले सकते हैं ओनली 49 रुपये में। यदि आप इस ई-बुक को अभी लेते हैं तो सिर्फ ई-बुक आपको 49 रुपये मिलने वाली है। जैसे हमने देखा अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया था ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के भी हम पूरा पढ़ चुके हैं। इसके बाद आज आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। यदि आप ई-बुक को लेना चाहते हैं तो आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। जैसे आप मैसेज करते हैं तो तुरंत आपके पास स्कैनर आएगा और स्कैनर आते ही जैसे आपका पेमेंट का स्क्रीनशॉट आ जाता है तो तुरंत आपको ई-बुक मिल जाएगी, जिसमें आपके 200 प्लस पेज हैं, जिसके माध्यम से आप अपनी सारी थ्योरी पढ़ सकते हैं। आपको क्लास का डेली इंतजार नहीं करना होगा और आप घर में थ्योरी पढ़ेंगे। जैसे आप पीडीएफ से थ्योरी पढ़ेंगे और आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे तो आप अपने एग्जाम में बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। और आप देखेंगे यहाँ पर आपकी ये क्लास डेली चलती है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये इसी के बाद आपका जो अगला चैप्टर है वो लिब्रे ऑफिस राइटर होगा। पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम को सरल शब्दों में कैसे परिभाषित किया जा सकता है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको सरल शब्दों में कैसे परिभाषित किया जा सकता है, तो आपका आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर को मैनेज करता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर को मैनेज करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो याद रखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है रिसोर्स मैनेजमेंट एंड प्रोसेसिंग शेड्यूल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है जो उसको रिसोर्स मैनेजर और सीपीयू मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करना, यह ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम किसके मध्य इंटरफेस का काम करता है, तो याद रखेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वह हमारा हार्डवेयर और यूजर के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। आप देखेंगे आपको सारे आंसर यहाँ पर दिख भी रहे होंगे, लेकिन उससे आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे और आप देखेंगे इन्हीं चैप्टरों से आपके क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे आंतरिक और मुख्य भाग कौन सा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे आंतरिक और मुख्य भाग कहलाता है वो हमारा कहलाता है ऑप्शन नंबर बी कर्नेल। सही आंसर होगा ऑप्शन बी सही आंसर। अगला क्वेश्चन है सेल ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या भूमिका निभाती है। जो सेल है वह ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या भूमिका निभाती है, तो याद रखेंगे यूजर कमांड को कर्नेल तक पहुंचाना। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। जो आपका ऑफर है इस ई बुक पर ओनली केवल 9 और 10 फरवरी तक ऑफर चलने वाला है। इसके बाद यदि आप इस ई बुक को लेते हैं तो आपको 99 रुपये में लेनी पड़ेगी और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तब शायद आपको ऑफर आए। जो आपका 17 तारीख को एडमिट कार्ड आना है तब आपको ऑफर आ सकता है। तो यदि आप इसको अभी खरीद लीजिए 9-10 में, अन्यथा आपको इस ऑफर के बाद आपको जो अगला ऑफर आएगा वो शायद 59 का है और वह ऑफर आपका 17 फरवरी के दिन ही चलेगा और सिर्फ एक दिन। पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों कहा जाता है, तो याद रखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम को सिस्टम सॉफ्टवेयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि हार्डवेयर और यूजर के बीच कार्य करता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर होगा। आपको सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस लेवल के आते हैं, तो ठीक उसी लेवल का आपका यहाँ पर प्रैक्टिस होने वाला है। बूटिंग प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो जो बूटिंग प्रक्रिया होती है कंप्यूटर को स्टार्ट करने का स्टेप बाय स्टेप
प्रोड्यूस, वो आपका बूटिंग प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है BIOS का पूरा नाम क्या होता है और यह कहाँ स्टोर होता है। आप देखेंगे यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन है, कहाँ स्टोर होता है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जो हमारा BIOS होता है यह रोम में स्टोर होता है और BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। याद रखेंगे BIOS की फुल फॉर्म क्या होती है, तो BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और यह रोम में स्टोर होता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है POST का मुख्य कार्य क्या है। जो POST है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो याद रखेंगे POST का मुख्य कार्य होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, हार्डवेयर कंपोनेंट की सेल्फ टेस्टिंग ड्यूरिंग बूटिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। जो आपके हार्डवेयर लगे होते हैं माउस कीबोर्ड, उनकी जांच करना आपका किसका काम होता है, तो वो होता है पोस्ट का। अगला क्वेश्चन है कोल्ड बूट क्या है। जो कोल्ड बूट होता है आखिर वो क्या होता है, तो याद रखेंगे टर्न ऑन कंप्यूटर फ्रॉम पावर ऑफ स्टेट। जब आप अपने कंप्यूटर को पहली बार स्टार्ट करते हैं तो वो आपका कोल्ड बूट कहलाता है। तो वहीं पर आपको दिमाग में क्वेश्चन आता है तो वार्म बूट क्या कहलाता है। जो वार्म बूट होता है वो होता है कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। जब आप अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका वार्म बूटिंग कहलाता है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। और कंप्यूटर को रीस्टार्ट किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो Ctrl+Alt+Delete के माध्यम से हम उसको रीस्टार्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है MBR। MBR का फुल फॉर्म होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। जो MBR का फुल फॉर्म याद रखेंगे मेमोरी बफर रजिस्टर इसका फुल फॉर्म होता है। और आप देखेंगे मास्टर बूट रिकॉर्ड, इसको मास्टर बूट रिकॉर्ड के नाम से भी जानते हैं। जैसे आप देखेंगे MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड, लेकिन जो रजिस्टर होता है उसमें आपका एक MBR होता है जिसका फुल फॉर्म होता है मेमोरी बफर रजिस्टर। और यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारा MBR का कार्य होता है वो होता है बूटिंग के लिए प्राइमरी डिस्क सेक्टर कंटेंट ऑपरेटिंग सिस्टम लोड इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। और आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका MBR होता है वह फर्स्ट सेक्टर ऑफ स्टोरेज फॉर बूटिंग के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है कर्नेल और सेल में मुख्य अंतर क्या है। जो कर्नेल और सेल है आखिर इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है, तो याद रखेंगे कर्नेल और सेल में जो मुख्य अंतर होता है वो होता है कर्नेल हार्डवेयर कंट्रोल करता है। याद रखेंगे कर्नेल क्या करता है, ये हार्डवेयर कंट्रोल करता है, जबकि जो आपके सेल होता है वो यूजर कमांड की इंटरप्ट करता है। कुछ साथी होंगे जो शुरू में ही वीडियो छोड़कर चले जाएंगे और छोड़ के जा भी चुके होंगे क्योंकि उनको ये लगता है कि बस क्या होता पढ़ने से क्या होता है, हम अपने एग्जाम में ऐसे ही पास हो जाएंगे। लेकिन यदि आप पढ़कर जाते हैं और प्रत्येक चैप्टर को इम्पोर्टेंट समझकर आसानी से पढ़ते हैं, जब मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपके लिए डेली क्लास चला रहा हूँ, तो सिर्फ आपको इन क्लास को लेना है। जब आपके लिए प्रत्येक चैप्टर की थ्योरी भी हो रही है और फुल फॉर्म शॉर्टकट की सारा कुछ आपको इन क्लास में मिलने वाला है। जो आपका प्रैक्टिस सेट 11 बजे चलता है आप उसको देख लीजिए, वहाँ पर आपके डेली 50 क्वेश्चन होते हैं और साथ ही साथ आपके लिए स्पेशल मैथन क्लास भी आती हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है, आपको वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को अपने उन सभी साथियों में शेयर कर देना है जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। और जो भी साथी इन सीरीज को देख कर जाएगा, यकीन मानिए वो अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करेगा। पास तो ठीक ही ठीक है, वो अपने एग्जाम में अच्छी ग्रेड से भी पास होगा क्योंकि यहाँ पर आपकी थ्योरी ठीक उसी प्रकार होने वाली है और वन लाइनर क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन उसी प्रकार होंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। कोल्ड बूट और हार्म बूट में अंतर क्या होता है, तो अभी अभी मैंने बताया जब आपका कंप्यूटर पहली बार चालू होता है तो वो आपकी कोल्ड बूट होती है और जब आपका कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है तो वो आपकी वार्म बूटिंग होती है। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल कौन सा रिसोर्स मैनेज करता है। जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नेल है वह हमारा CPU मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और ट्रू फॉल्स दोनों प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपके एग्जाम बेस्ड सारे क्वेश्चन होंगे तो आपको यहाँ पर ट्रू फॉल्स भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। सेल यूजर और कर्नेल के बीच इंटरफेस काम करती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। कमांड इंटरप्रेट पर कर्नेल तक पहुंचती है। अगला क्वेश्चन BIOS रैम में स्टोर होता है, तो आप कहेंगे नहीं, यह आपका रोम में स्टोर होता है। POST केवल सॉफ्टवेयर चेक करता है, तो आप कहेंगे नहीं, यह आपके हार्डवेयर कंपोनेंट को चेक करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा स्पीड में पढ़ाने वाला हूँ, जिससे कि आपका एक भी ज़्यादा समय बर्बाद ना हो, क्योंकि जो साथी हमारी ई बुक को ले चुके हैं तो उनका भी हमें नुकसान नहीं करना है। हम यहाँ पर प्रत्येक लाइन पढ़ेंगे तो कुछ ज़्यादा समय लगेगा। आपको इस पे धीमे करके देख सकते हैं यदि आपको ज़्यादा नॉर्मल से पढ़ना है, और जो साथी ई बुक ले चुके हैं वो देखेंगे, जब आप थ्योरी पढ़ लेंगे और यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको सीधे-सीधे क्वेश्चन बन रहे होंगे। 12 बोर्ड के लिए शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल ऑल्ट डिलीट कब होती है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, रीस्टार्ट के लिए। एमबीआर बूटिंग के लिए हार्ड डिस्क का पहला सेक्टर होता है, तो बिल्कुल सही है, कंटेंट ऑपरेटिंग सिस्टम लोड इंस्ट्रक्शन। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? जो हमारी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका मुख्य लाभ होता है यूजर इंटरेक्शन इंस्टेंट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर देखेंगे। अगला क्वेश्चन, जैसे मैंने इसको डायरेक्ट पढ़ दिया, बैच प्रोसेसिंग का मुख्य लाभ क्या होता है? तो बैच प्रोसेसिंग का मुख्य लाभ होता है समान कार्यों का समूह बनाकर करना। इसका मतलब जो बैच प्रोसेसिंग होता है इसका प्रयोग होता है, लाभ होता है समान कार्यों का समूह बनाकर। सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर किस स्तर पर इंटरेक्ट करता है? तो आप कहेंगे सर हम ये ऑपरेटिंग सिस्टम में किस प्रकार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, तो जिस प्रकार के आपको क्वेश्चन चाहिए वो आपके क्वेश्चन आगे मिलने वाले हैं। जी मैंने बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आपको एडवांस तक सारे ले जाने वाला हूँ, तो जो बिल्कुल गहराई वाले क्वेश्चन है कर्नल सेल, तो बेसिक से लेकर आपके एडवांस तक सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। जो आप ऊपर ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हैं वो सारे आपके यहाँ पर ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन भी आने वाले हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर किस स्तर पर इंटरेक्ट करता है? तो वह आपका इनडायरेक्टली मैन्युअल रूप से कार्य करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या करता है? तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, मल्टी प्रोग्रामिंग नाम भी सुना होगा। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारा मल्टी प्रोग्राम मेमोरी में लोड करके सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ाता है। मतलब कहने का एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं तो वो हमारा मल्टी प्रोग्रामिंग होता है। आखिर मल्टीटास्किंग क्या होता है? तो मल्टीटास्किंग होता है एक समय में एक से अधिक टास्क करना, मल्टीटास्क को रन करना, वो हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मल्टी प्रोसेसिंग जो आपके मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए डिजाइन होता है? तो आप कहेंगे जो हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वह मल्टी सीपीयू सिमुलेशन यूज के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, आप देखेंगे क्वेश्चन आपको यहाँ पर इंग्लिश में दिख रहे होंगे, तो इनकी हिंदी थोड़ी ज़्यादा कठिन होती है, तो इसलिए आपके कुछ क्वेश्चन जो ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़्यादा नहीं, कुछ ही क्वेश्चन जो आपके इंग्लिश में होंगे, तो आपको उनको इंग्लिश में ही पढ़ना है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर किस तरह एलोकेट करता है? तो वह आपका शॉर्ट टाइम स्लाइस टू मल्टीप्लाई यूजर के लिए काम करता है, मल्टीपल यूजर्स के तौर पर काम करता है। आरटीओएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। किसके लिए प्रयोग होता है? तो जो आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये आपका फास्ट फास्ट काम होता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी, क्रिटिकली सिस्टम रिक्वायरिंग इमीडिएट रिस्पॉन्स। मतलब कहने का कि फास्ट तुरंत काम होता है वो हमारा आरटीओएस रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जब रियल हो रहा है, वास्तविक हो रहा है, तो वो आपका तुरंत के तुरंत होगा। अगला क्वेश्चन है नेटवर्क ओएस का मुख्य कार्य क्या होता है? जो नेटवर्क ओएस है इसका मुख्य कार्य होता है सर्वर मैनेज करना और क्लाइंट को रिसोर्स प्रोवाइड करना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का होता है? जो हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक प्रकार का एक यूजर के लिए मल्टीपल टास्क ही हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए डिजाइन किया गया है? तो यह आपका मल्टी यूजर के लिए डिजाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यूनिक्स। ये क्वेश्चन आप देखेंगे, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? जो हमारे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वह एक प्रकार का मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस बात को अच्छे से याद रखेंगे, यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यह आपका एक प्रकार का मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो 10 मुख्यतः किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? जो हमारी विंडो 10 है यह मुख्यतः हमारी सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग, एक ही यूजर ऐसा मल्टीटास्किंग रूप में काम कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग में अंतर क्या है? जो हमारी मल्टी प्रोसेसिंग है और मल्टीटास्किंग में अंतर क्या होता है? तो याद रखेंगे मल्टी प्रोसेसिंग का अर्थ होता है
मल्टीपल सीपीयू और मल्टीटास्किंग का अर्थ होता है सिंगल सीपीयू और मल्टीपल टास्क। मतलब जब आपके एक से अधिक सीपीयू होंगे तो आपके मल्टीपल मल्टीपल सीपीयू होंगे, और जब आपके एक से अधिक टास्क चलेंगे तो आपके सिंगल सीपीयू होगा और उसमें आप एक से अधिक कार्य कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सीधे सीधे यही क्वेश्चन पूछ जाते हैं। मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, ये आपके रियल टाइम क्या होते हैं, जो आपके टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में रिस्पॉन्स टाइम क्यों महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे यूजर वेटिंग टाइम कम होता है। जब आपके यूजर वेटिंग टाइम कम हो तब आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में रिस्पॉन्स टाइम होता है। अगला क्वेश्चन है, आरटीओएस में इंटरप्ट हैंडलिंग कितनी तेज होती है, तो आप कहेंगे वह हमारे डिटर्मिनिस्टिक एंड फास्ट होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर कमांड, जो आपके यूजर कमांड रियल टाइम एग्जीक्यूट होते हैं, तो आप कहेंगे फॉल्स, क्योंकि जो हमारे बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर कमांड होते हैं ये आपके जॉब एग्जीक्यूटली सीक्वेंसली होते हैं, ना कि हमारे बैच इस प्रकार से यूजर कमांड्स रियल टाइम एग्जीक्यूट। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 37, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, तो इसका आंसर होगा आपका सही, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में ही मल्टीपल यूजर अलाउ करता है। आप कहेंगे नहीं कि सिंगल यूजर है, यह एक समय पर एक ही व्यक्ति इस पर काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर बेस्ड रिसोर्स शेयरिंग प्रोवाइड करता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा क्रिटिकल सिस्टम के लिए प्रयोग होता है, इसका आंसर भी सही है। एम एस डॉस किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखेंगे। एम एस डॉस है वह हमारे एक प्रकार का कमांड बेस्ड सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य लाभ क्या हैं, जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर इसके मुख्य लाभ क्या हैं, तो याद रखेंगे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के मुख्य लाभ हैं, यह आपका पहली बात तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और साथ में आपके लिए मल्टीटास्किंग भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लाइनक्स का सबसे प्रमुख फीचर क्या है, जो लाइनक्स है आखिर इसका सबसे प्रमुख फीचर क्या है, तो लाइनक्स का जो सबसे प्रमुख फीचर है वो है हमारा ओपन सोर्स और फ्री। तो आपसे पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा हमारा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको यदि लाइनक्स ऑप्शन मिल जाएगा तब आप उसका आंसर बिल्कुल सही लगा पाएंगे। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों जाना जाता है, तो याद रखेंगे जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है इसको क्यों जाना जाता है, तो इसको सिक्योरिटी और मल्टी यूजर कैपेबिलिटी के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है ओबंटू किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो जो हमारा ओबंटू है वह एक प्रकार का लाइनक्स बेस्ड और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए डिजाइन किया गया है, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम खास तौर पर आपके मोबाइल और टैबलेट के लिए डिजाइन किया गया है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। iOS किसके लिए है, तो जो iOS है वह आपका एप्पल आईफोन और आईपैड के लिए iOS आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है। प्रोप्राइटरी ओपन सोर्स में आखिर अंतर क्या होता है, जो आपके प्रोप्राइटरी और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं आखिर इन दोनों में मुख्य अंतर क्या होता है, तो याद रखें जो प्रोप्राइटरी और ओपन सोर्स होते हैं इनमें अंतर होता है। जो प्रोप्राइटरी होते हैं वो आपके क्लोज सोर्स होते हैं, जबकि जो आपके ओपन सोर्स होते हैं वे आपके फ्रीली अवेलेबल एंड मॉडिफाइबल होते हैं। मतलब कहने का जो आपके प्रोप्राइटरी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये आपके क्लोज सोर्स होते हैं, इसके लिए कहीं ना कहीं पेमेंट की आवश्यकता होती है, आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जो आपके ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये आपके फ्रीली होते हैं और इनको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विंडो 10 और 11 किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये आपका GUI बेस्ड सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ये इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम है। और क्लास का 51 नंबर क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार के सिस्टम पर चल सकता है, तो यह आपके डेस्कटॉप सर्वर इनबिल्ट, और आप देखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर 20 सही आंसर होगा, डेस्कटॉप सर्वर एम्बेडेड सिस्टम इन दोनों पर ये चल सकता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूरे किए, टोटल आपके 200 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको वीडियो के अंत तक जरूर जुड़ा रहना है। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को उन सभी साथियों में जरूर शेयर कर दीजिए अपने जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, एंड्रॉयड और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम किस कैटेगरी में आते हैं, जो हमारे एंड्रॉयड और iOS ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर ये कौन सी श्रेणी में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, तो याद रखेंगे ये हमारे
ऑप्शन नंबर बी, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे आपका एंड्रॉइड होता है, जब भी आप मोबाइल को ऑन करते हैं तो हमारा क्या लिख कर आता है, एंड्रॉइड ओएस लिख कर आता है। अगला क्वेश्चन है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो याद रखेंगे जो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है इसका मुख्य उद्देश्य होता है फ्री लाइनक्स बेस्ड। जो आपका उबंटू है वो क्या है, वो आपका लाइनक्स बेस्ड है और क्या फ्री है, तो यूजर फ्रेंडली। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर बी सही आंसर होगा। आपको क्वेश्चन किस प्रकार याद रखना है, आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उबंटू क्या है, ओपन सोर्स या क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो याद रखेंगे उबंटू हमारा लाइनक्स जैसा है, उसी पर बेस्ड है, तो यह हमारा एक प्रकार का, जिस प्रकार से लाइनक्स ओपन बेस्ड है, फ्री ओपन कह सकते हैं, ओपन सोर्स है, तो उसी प्रकार आपका उबंटू भी ओपन सोर्स है। अगले क्वेश्चन है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य एडवांटेज। आखिर जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर इसका मुख्य लाभ क्या है? तो याद रखेंगे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य लाभ है वो है सिक्योरिटी, मल्टी यूजर, एक से अधिक यूजर काम कर सकते हैं, और आपका स्टेबिलिटी। मतलब कहने का यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य लाभ है सिक्योरिटी, मल्टी यूजर एनवायरमेंट, बिल्टी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, जिसमें पूछा गया है लाइनक्स और विंडो में मुख्य अंतर क्या है? जो लाइनक्स और विंडो है आखिर इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? तो याद रखें जो लाइनक्स और विंडो है इन दोनों में मुख्य अंतर यह होता है, लाइनक्स हमारा है वो फ्री है, ओपन सोर्स है, जबकि जो विंडो है वह हमारी प्रोप्राइटरी एंड पेड है। मतलब कहने का जो लाइनक्स है वो ओपन सोर्स है, जबकि जो विंडो है वो क्लोज सोर्स है। इस प्रकार से यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एमएस डॉस। एमएस डॉस और विंडो में मुख्य अंतर क्या है? जो एमएस डॉस और विंडो है आखिर इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? तो याद रखेंगे जो एमएस डॉस और विंडो है इन दोनों में मुख्य अंतर यह होता है, एमएस डॉस आपका कमांड बेस्ड काम करता है, जबकि विंडो है वो है आपका जीयूआई बेस्ड काम करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही आंसर होगा। एमएस डॉस किस प्रकार काम करता है? तो वह आपका कमांड बेस्ड है, जबकि विंडो है वो है आपका जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है लाइनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लाइनक्स है वो क्या है? ओपन सोर्स और फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, आपका इस प्रकार से आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईओएस एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए कंपेटिबल है, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो आपके आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वह आपके किसके लिए होते हैं? वो आपके आईफोन के लिए होते हैं, ना कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो इसलिए इसका आंसर हुआ गलत। आपके एग्जाम में भी किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन आपको किसी भी आंसर को गलत नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है आपका यूनिक्स। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका मल्टी यूजर है। आपने पढ़ा और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का है? तो वो आपका मल्टी यूजर है, सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा आपका सही। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोप्राइटरी और जीयूआई बेस्ड है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी आपका सही होगा। यह क्लोज सोर्स है और यूजर फ्रेंडली जीयूआई है। आपसे पूछ सकता है जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, किस प्रकार होते हैं, तो वो आपके कह सकते हैं क्लोज सोर्स और आपके यूजर फ्रेंडली जीयूआई बेस्ड भी आपके होते हैं, जैसे आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है उबंटू प्रोप्राइटरी ओएस। जो आपको उबंटू प्रोप्राइटरी ओएस है, तो आप कहेंगे नहीं, उबंटू हमारा लाइनक्स की तरह ओपन सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया सीयूआई और आपका सीएलआई, जैसे नाम है जी, इन दोनों के नाम कन्वर्ट हुए हैं। सीयूआई या सीएलआई इंटरफेस में यूजर किसके माध्यम से काम करता है? तो जो आपका सीयूआई और सीएलआई है, इसमें जो यूजर है वो किसके माध्यम से काम करता है? तो वो कीबोर्ड टाइपिंग के माध्यम से काम करता है। ऑप्शन नंबर आपका भी सही आंसर होगा, क्योंकि वो आपकी कमांड लाइन और कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस कीबोर्ड के माध्यम से ही होता है। अगला क्वेश्चन है जीयूआई का मुख्य कार्य क्या है? जो जीयूआई है आखिर इसका मुख्य लाभ क्या होता है? तो याद रखेंगे जीयूआई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और इसका मुख्य लाभ होता है कि यह आपका विजुअल आइकन, मेन्यूज और आपके माउस पॉइंटर यूज करके इस प्रकार से आपका यूज होता है। आप देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें बहुत प्रकार के होते हैं, तो आपको यहाँ पर उम्मीद करता हूँ मुझे भी समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन जिस प्रकार से मुझे भी थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक उसी प्रकार से आपको उससे ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो सिर्फ आपको याद रखने हैं। सारे क्वेश्चन आप, ये क्वेश्चन मैं इसलिए आपको करा रहा हूँ कि आपको कोई भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा, यदि आप इस पूरी क्लास को देख लेते हैं तो किसी भी प्रकार से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन आएगा, आप उसको लगा पाएंगे। जो आपका इंपोर्टेंट है, आपने सारी कमांड पढ़ ली है और जो लाइनक्स यूनिक्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रख लेनी है, ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन इस प्रकार होने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल के सारे क्वेश्चन हैं, तो आपके सिलेबस में थोड़ा कम पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन बेसिक टू एडवांस है। पेपर कितना भी कठिन आएगा, लेकिन इन क्वेश्चनों से ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, और कितना भी सरल आएगा तो इनसे बाहर नहीं जाएगा। आपका ईजी टू मॉडरेट हाई सारा कुछ आपको इन वीडियो में होने वाला है, इसीलिए इस पीडीएफ को मैंने बताया कि आज 10 फरवरी तक आपका ऑफर चलेगा, जिसका प्राइस आपका सिर्फ 49 है। आप
इसको यदि रात में ऑर्डर करते हैं तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा ओनली 49 में। और यदि इसकी बात करते हैं तो आपको ये पीडीएफ कितने में मिलेगा, तो वो पीडीएफ आपको मिलेगा 99 रुपए में। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे क्वेश्चन नंबर 63 में, क्योंकि जो क्वेश्चन देखेंगे आपके जो थोड़ा एडवांस लेवल के हैं, इतने ज़्यादा कठिन नहीं आता है। हमारा पेपर आपका कठिन आता है लेकिन इतना ज़्यादा कठिन नहीं आता है। यहाँ पर आपके थोड़ी बहुत क्वेश्चन और हैं ज़्यादा कठिन वाले, बकाया आपके थोड़ी देर में 2 से मतलब 10 से 20 क्वेश्चन बाद आपके नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपके एग्जाम में सीधे सीधे देखने को मिलेंगे। WIMP तकनीक में डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, तो डब्ल्यू का मतलब होता है आपका विंडो। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और WIMP की फुल फॉर्म पूछे तो विंडो, आइकन, मेन्यू और पॉइंटर, जो आपके डेस्कटॉप खोलते ही सारे दिखते हैं। अगला क्वेश्चन है GUI में पॉइंटर किसका काम करता है, तो आप कहेंगे ये क्वेश्चन हमारे बिल्कुल देखने लायक है, पढ़ने लायक है। पॉइंटर क्या होता है, तो आप कहेंगे पॉइंटर जो हमारा माउस होता है उसकी स्क्रीन पर जो ब्लिंक करता है, इस प्रकार से उसको कर्सर या पॉइंटर के नाम से जानते हैं। तो माउस से स्क्रीन पर पोजीशन इंडिकेट करना वो हमारा पॉइंटर होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आप देखेंगे क्वेश्चन आपका सिर्फ सीधे सीधे पूछ सकता था जो कर्सर माउस है, लेकिन पूछा गया है GUI में पॉइंटर किसका नाम होता है, किसका काम होता है, तो याद रखेंगे माउस से स्क्रीन पर जो पोजीशन इंडिकेट करना वो आपका पॉइंटर का काम होता है। टच स्क्रीन इंटरफेस कहाँ ज्यादा प्रयोग होते हैं, तो आप याद रखेंगे टच स्क्रीन जो इंटरफेस है, आप कहेंगे जिस मोबाइल में आप देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो वो आपका एक प्रकार का टच स्क्रीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जैसे मैंने आपसे 10 से 12 क्वेश्चन गए थे, आप देखेंगे इसी क्वेश्चन के बाद हमारे नॉर्मल क्वेश्चन आ चुके हैं। तो पूछा गया है डेस्कटॉप स्क्रीन क्या है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए डेस्कटॉप स्क्रीन है। जब भी हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो जो भी हमारी पहली स्क्रीन खुलती है वो हमारी डेस्कटॉप कहलाती है। तो याद रखेंगे कंप्यूटर चालू होने पर पहली स्क्रीन जो पहला इंटरफेस कहलाता है, पहला इंटरफेस आपके सामने दिखता है जब आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है, तो वो हमारा डेस्कटॉप कहलाता है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है टास्क बार का मुख्य कार्य क्या होता है। जो टास्क बार होता है आखिर कहाँ होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आपका कंप्यूटर ऑन होता है तो ये क्या हो गया, ये आपका डेस्कटॉप हो गया। और डेस्कटॉप की जो सबसे नीचे वाली पट्टी होती है हमारी टास्क बार कहलाती है। तो याद रखेंगे रनिंग प्रोग्राम दिखाना जो टास्क बार होता है, इसका मुख्य कार्य होता है कि आपका कौन सा प्रोग्राम वर्तमान में चल रहा है, और जो आप इसमें आपका स्टार्ट मेन्यू भी शामिल होता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। रनिंग प्रोग्राम को दिखाना जो आपके प्रोग्राम रन हो रहे हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछ जाता है टास्क बार कहाँ होता है, तो याद रखेंगे डेस्कटॉप की सबसे नीचे वाली पट्टी हमारी टास्क बार कहलाती है। ये हमारी किसी भी तरफ हो सकती है, लेफ्ट में हो सकती है, राइट, टॉप, बॉटम, लेकिन जो डिफॉल्ट होती है वो हमेशा हमारी बॉटम में होती है। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है सिस्टम ट्रे कहाँ स्थित होता है और यह क्या दिखाता है। तो याद रखेंगे जो सिस्टम ट्रे होता है वो एक छोटा सा टास्क बार का हिस्सा होता है। जो सिस्टम ट्रे है वो टास्क बार का हिस्सा होता है जिसका काम होता है क्लॉक और नोटिफिकेशन दिखाना। आप देखिए टास्क बार में स्टार्ट होता है जहां पर आपके इंटरनेट कनेक्टिविटी दिखाता है, नोटिफिकेशन एरिया होता है, और साथ साथ आपकी जो बैटरी होती है, जैसे आप कंप्यूटर है तो उसमें वाईफाई देखेगा, इंटरनेट के बारे में देखेगा, और लैपटॉप है तो उसमें आपकी बैटरी के बारे में देखा तो वो आपका नोटिफिकेशन एरिया स्टार्ट होता है। तो इसको कहते हैं सिस्टम ट्रे। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है स्टार्ट बटन मेनू क्या प्रदान करता है। जो स्टार्ट बटन मेनू है आखिर ये क्या प्रदान करता है, तो याद रखेंगे यह आपके प्रोग्राम लिस्ट सेटिंग सर्च, मतलब कहने का स्टार्ट बटन होता है। आप उस पर क्लिक करके कुछ भी सर्च करते हैं तो जो पूरे आपके डेस्कटॉप, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है सारा कुछ आप स्टार्ट बटन के सर्च मेन्यू से सर्च कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आइकन का उद्देश्य क्या होता है। जो आइकन होते हैं आखिर इसका उद्देश्य क्या होता है, तो याद रखेंगे आइकन का उद्देश्य होता है आपका स्मॉल पिक्चर। आपके मतलब कहने का जो आइकन होते हैं, जैसे आपने देखा फोल्डर का आइकन है तो हमें पता चलता है आइकन के माध्यम से पता चलता है हमारी फोल्डर है या फाइल है। जैसे हम वर्ड के कोई फाइल सेव करते हैं तो वो हमारा अलग आइकन बनने का, फोल्डर का अलग होता है, तो अलग अलग आइकन होता है। तो फाइल, फोल्डर, प्रोग्राम के अलग अलग आइकन होते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है शॉर्टकट आइकन किसके लिए प्रयोग होता है। तो आप कहेंगे शॉर्टकट आइकन होता है उसका प्रयोग होता है फाइल या डायरेक्ट बट क्विक एक्सेस विदाउट गोइंग मूव फाइल, मतलब फाइल पर जाए बिना आप उस पर काम करना चाहते हैं। आपको सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, फाइल का डायरेक्ट रास्ता, पाथ मतलब होता है रास्ता, तो फाइल का डायरेक्ट रास्ता आपको किसके माध्यम से मिलेगा, तो शॉर्टकट आइकन के माध्यम से मिलेगा। आप देखें कोई फाइल आपकी है और जिसमें आपका एरो प्रकार का लगा होता है ब्लू कलर का, तो वो आपके शॉर्टकट आइकन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो याद रखेंगे वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर का मुख्य उद्देश्य होता है डेस्कटॉप सजावट और आइडियल स्टेट में स्क्रीन प्रोटेक्शन। ऑप्शन हमारा बी सही आंसर होगा। जब आप कंप्यूटर को समय तक यूज नहीं करते हैं, 5 मिनट 2 मिनट जितने मिनट का समय लगा होता है, उसके बाद आपका क्या होता है स्क्रीन सेवर चलने लगता है। आपने देखो किसी में नाम आता है, किसी में फोटो आती है, तो वो आपका स्क्रीन सेवर कहलाता है।
CUI और GUI में मुख्य अंतर क्या है? जो CUI है और GUI, तो आखिर इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? तो याद रखेंगे जो CUI है वह आपका कीबोर्ड बेस्ड है, जबकि जो आपका GUI है वह आपका माउस बेस्ड है और GUI माउस प्लस आइकन बेस्ड है। अगला क्वेश्चन WIMP फुल फॉर्म, जो आपकी W का मतलब आप जानकर आए थे विंडो होती है, ठीक उसी प्रकार M का मतलब पूछा गया है। तो M का मतलब होता है आपका मेनू और I का मतलब पूछे तो आइकन और P का मतलब होता है पॉइंटर। आपसे किसी प्रकार का फुल फॉर्म पूछेगा तो अब आप उसका आंसर लगा पाएंगे। टच स्क्रीन और GUI में मुख्य अंतर क्या है? जो टच स्क्रीन और GUI है आखिर इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? तो याद रखेंगे जो टच स्क्रीन और GUI है ऐसे में मुख्य अंतर होता है जो GUI है वो है आपका विजुअल इंटरफेस है, जबकि आपका जो आपका टच स्क्रीन है विजुअल और आपका टच स्क्रीन डायरेक्ट फिंगर से इनपुट लेता है। मतलब जैसे आपका मोबाइल है आप डायरेक्ट जो भी चलाना चाहते हैं, जैसे माउस कीबोर्ड, मतलब सॉरी माउस कीबोर्ड नहीं, जैसे आप यूट्यूब चलाना चाहते हैं, गूगल चलाना चाहते हैं, आप किसी प्रकार गेम चलाना चाहते हैं तो सारे आप किसके माध्यम से करते हैं? डायरेक्ट आप टच स्क्रीन के माध्यम से करते हैं। लेकिन जो आपका GUI होता है वह आपका विजुअल इंटरफेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ये ट्रू फॉल्स आपका CUI/CLI में यूजर माउस से इंडायरेक्ट करता है, तो आप कहेंगे CLI, इसमें हमारा माउस का प्रयोग नहीं होता। CUI और CLI में किसका प्रयोग होता है? तो जो कीबोर्ड के माध्यम से कमांड दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, GUI यूजर फ्रेंडली और विजुअल आइकन पर आधारित होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। यह हमारा इजी नेविगेशन पाथ एवी जो आपका इजी नेविगेशन विद पॉइंटर विंडो मेन्यू से आपका होता है GUI। मतलब इतना याद रखना है CLI वह आपका कीबोर्ड पर काम करता है, मतलब कीबोर्ड के माध्यम से काम करता है, जबकि जो GUI है ग्राफिक्स का काम हो रहा है, आपकी पिक्चर का काम हो रहा है, तो वो किसके माध्यम से? पॉइंटर मतलब माउस के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है सिस्टम ट्रे टास्क बार, जो आपका सिस्टम ट्रे टास्क बार का हिस्सा नहीं है, तो याद रखें कौन सा हिस्सा नहीं है। मतलब यही कहा गया जो सिस्टम ट्रे है वो आपका टास्क बार का हिस्सा नहीं है, तो आप कहेंगे सर ये बात गलत लिखी गई है, क्योंकि टास्क बार के साइड में ही होता है, राइट साइड होता है हमारा सिस्टम ट्रे, इसलिए इसका आंसर होगा गलत। लिखा गया है टास्क बार में राइट कॉर्नर में लोकेटेड होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है शॉर्टकट आइकन ओरिजिनल फाइल का डुप्लीकेट होता है, तो आप कहेंगे जो आंसर होगा फॉल्स। शॉर्टकट केवल रेफरेंस पाथ देता है, ओरिजिनल फाइल अलग होती है, उससे हमें पता चलता रहता है ये हमारा शॉर्टकट है या डायरेक्ट। वॉलपेपर और स्क्रीन सेवर डेस्कटॉप की सजावट और सुरक्षा के लिए होते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, वॉलपेपर स्क्रीन की सजावट और सुरक्षा के लिए होते हैं। आप को बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि यदि मैं जो क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्ट में पढ़ा रहा हूँ 4 ऑप्शन के साथ, तो आपको भी 4 ऑप्शन मिले। आपको यही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्ट वाला ट्रू फॉल्स भी मिल सकता है और ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में मिल सकता है, तो आपको उससे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपको क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए। ऑब्जेक्ट में पूछे तो ऑब्जेक्ट में लगाएंगे आप, और ट्रू फॉल्स में पूछेंगे तो ट्रू फॉल्स में भी आप लगाएंगे। और मैं आपको जब हमारे लास्ट लेक्चर चल रहे होंगे, मैंने ये सोचा है, अब आपकी एग्जाम डेट आ चुकी है, सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तो आपके प्रत्येक दिन आपके यहाँ पर सारे चैप्टरों के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। फाइल क्या है? तो याद रखेंगे डेटा स्टोर करने की बेसिक यूनिट हमारी फाइल कहलाती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। फोल्डर मतलब जो आपके डायरेक्टरी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है फाइल ऑर्गेनाइज करने के लिए कंटेनर। मतलब कहने का जब की फाइल बना रहे हैं आप उसको कहाँ रखेंगे? तो आप उसको एक फोल्डर में रख देंगे, अन्यथा आपके सारे डेस्कटॉप पर फाइलें फैल जाएंगी। लेकिन आप एक फोल्डर बना लेते हैं तो उस फोल्डर में सारी फाइल को एक साथ रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सब फोल्डर किसे कहते हैं? तो याद रखेंगे फोल्डर के अंदर फोल्डर को हम क्या कहते हैं? फोल्डर के अंदर फोल्डर को सब फोल्डर कहा जाता है। एक फोल्डर के अंदर आप जब एक और फोल्डर बना लेते हैं तो वो सब फोल्डर के नाम से जाना जाता है। फाइल एक्सटेंशन क्या काम करता है? जो फाइल एक्सटेंशन है आखिर वो क्या काम करता है? तो वो आपके फाइल की टाइप की आइडेंटिटी बताता है, आइडेंटिफाई करता है कि आखिर ये फाइल हमारी किसकी है, राइटर की है, कैल्क की है, इम्प्रेस की है, वर्ड की है, किसकी है, वो इसका बताता है एक्सटेंशन। वर्ड में जो आपकी विंडो है, विंडो में फाइल का नाम अधिकतम सीमा तक कितना हो सकता है? आप किसी फाइल का नाम रखना चाहते हैं तो आप अधिकतम कितने कैरेक्टर तक रख सकते हैं? तो याद रखेंगे हम उसमें 255 कैरेक्टर तक फाइल का नाम रख सकते हैं, इससे बड़ा नाम नहीं रख सकते। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे सीधे पूछ जाने का अधिक से अधिक चांस है। फाइल के नाम में कौन से अक्षर नहीं आ सकते? तो फाइल के नाम में हमारे ये अक्षर नहीं आ सकते, बकाया लेटर आ सकते हैं, नंबर आ सकते हैं, इस प्रकार हाइफन वाले डॉट वाले चिन्ह आ सकते हैं, लेकिन जो आपके स्लैश क्वेश्चन मार्क ये चिन्ह आपके फाइल के मतलब जो फाइल है उसके नाम में नहीं आते। अगला क्वेश्चन पूछा गया है
फाइल प्रॉपर्टीज में क्या शामिल होता है, जो फाइल प्रॉपर्टीज है आखिर इसमें क्या शामिल होता है। तो याद रखेंगे फाइल की प्रॉपर्टीज में हमारे फाइल की डिटेल, फाइल का साइज, फाइल क्रिएशन डेट और उसका टाइप, आखिर फाइल को कब बनाया गया था, कितनी डेट को बनाया गया था, इसका साइज कितना है, वो सभी। आखिर फाइल पथ क्या क्या होता है, तो फाइल पथ याद रखेंगे कंप्लीट लोकेशन ऑन फाइल इन स्टोरेज, जो आपकी स्टोरेज है आखिर उसमें हमारी फाइल कहाँ पर है, वो आपका फाइल पथ होता है, मतलब फाइल का पता वो आपका फाइल पथ के नाम से जाना जाता है। डॉट जेपीजी फाइल किस प्रकार की फाइल होती हैं, तो याद रखेंगे डॉट जेपीजी फाइल होती हैं वो हमारे इमेज बेस्ड फाइल होती है। जो इमेज होती है आपने देखोगे इमेज का एक्सटेंशन नेम पूछा था है, तो इमेज का एक्सटेंशन नेम होता है डॉट जेपीजी। जो आपकी डॉट जेपीजी फाइल होती है वो आपके इमेज बेस्ड होती हैं। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा। डॉट डॉक्स फाइल है किसकी होती है, किसका एक्सटेंशन है, जो डॉट डॉक्स है वो हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट का एमएस वर्ड का लेटेस्ट, जो आपका एमएस वर्ड लेटेस्ट है उसका एक्सटेंशन नेम है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फोल्डर में कितने सब फोल्डर रखे जा सकते हैं, तो याद रखेंगे फोल्डर में हम डिपेंड ऑन डिस्क स्पेस के माध्यम से याद रखेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम 10 ही फोल्डर रख पाए, वो आपके स्पेस के अनुसार कितना स्पेस है उसी के अनुसार आप फोल्डर के अंदर फोल्डर रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, हिडन फाइल क्या है, तो याद रखें जो हिडन फाइल होती हैं वो होती हैं आपके फाइल नॉट विजुअल बाय डिफॉल्ट इन विंडो एक्सप्लोरर। मतलब आपको डायरेक्ट वो फाइल नहीं दिखेंगे, आपको वो जैसे हाइड कर दें, जैसे हम चाहते हैं कोई फाइल हम हाइड कर दें, सिर्फ हमें ही पता है कि जब हम उसको खोलना होगा हम उसको अनहाइड कर लेंगे, तो वो हम उन फाइल को हाइड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, फाइल रीनेम करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। फाइल का रीनेम करने के लिए हम राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट कुंजी पूछी गई है तो वो होती है F2। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल कॉपी करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो फाइल को कॉपी करने के लिए कंट्रोल C का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आपके फाइल एक्सप्लोरर से है। पेस्ट करने के लिए V का प्रयोग, कट करने के लिए X और प्रिंट करने के लिए कंट्रोल P। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइल को डिलीट करने के लिए फाइल को डिलीट करने पर यह कहाँ जाती है, तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। फाइल को डिलीट करने पर यह कहाँ जाती है, तो यह हमारे डिफॉल्ट रूप से रिसाइकल बिन में चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब फोल्डर किसी फोल्डर के अंदर बनाया जा सकता है। जो सब फोल्डर है क्या यह किसी फोल्डर के अंदर बनाया जा सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। हम किसी फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाते हैं उसको सब फोल्डर के नाम से जानते हैं। फाइल एक्सटेंशन और ऑपरेटिंग सिस्टम को फाइल टाइप आइडेंटिफाई में मदद करता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है वो फाइल का पता बताता है कि आखिर ये फाइल हमारी किसकी है। विंडो में फाइल का नाम हमारा जी क्या ग्रेटर देन लेस देन कैरेक्टर अलाउ होते हैं, तो नहीं, जो हमारे विंडो में जो फाइल का नाम होता है उसमें लेस देन ग्रेटर देन जी आपके अलाउ नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन आपके ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं। फाइल प्रॉपर्टीज केवल साइज ही दिखाती है, जो फाइल प्रॉपर्टीज है जो केवल यह साइज ही दिखाती है, तो आप कहेंगे नहीं, ये आपकी साइज, डेट और उसका टाइप भी दिखाती है, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है फाइल पथ से फाइल का पूरा लोकेशन पता चलता है। जो फाइल पथ है क्या उससे फाइल का पूरा लोकेशन पता चलता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। फाइल पथ के माध्यम से डायरेक्टरी हैरी की प्लस फाइल का नाम किस प्रकार की फाइल है, सारा कुछ आपको यहाँ से पता चल जाएगा। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूरे किए। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था 200 प्लस क्वेश्चन है, तो पूरी क्लास में आपके 200 प्लस क्वेश्चन होने वाले हैं। आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। सारा आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, आप CCC के अलावा किसी भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं और आपके एग्जाम में कंप्यूटर के प्रश्न पूछ जाते हैं और आपकी जब में ऑपरेटिंग सिस्टम आना हो, तो यकीन मानिए दोस्त, इस क्लास के अलावा आपको और कोई क्लास नहीं देखनी है। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन आता है तो इस क्लास से अलावा कहीं से भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि आप देखेंगे हम स्टार्टिंग में बहुत एडवांस लेवल का ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ कर आए हैं। यहाँ पर हम विंडो के बारे में अच्छे से पढ़ रहे हैं, जो विंडो एक्सप्लोरर है उसको बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। आगे आपकी कमांड भी होने वाली है, जो आपकी CCC एग्जाम में सीधी सीधी कमांड पूछ जाती हैं कि कौन सी कमांड क्या होता है, तो सारी कमांड भी आपके लिए वीडियो के अंत में, तो आपको वीडियो के अंत में जरूर जुड़ा रहना है। और यहाँ यह क्लास आपकी डेली आएगी जब तक आपका CCC का एग्जाम नहीं हो जाता। और साथ साथ जो साथी इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, तो आपसे एक छोटी सी अपील कह सकते हैं आप, या आप छोटा सा अनुरोध कह सकते हैं कि आपके लिए मैं इतने सस्ते में आपको ओनली 99 रुपये में यह ई बुक दे रहा हूँ। ई बुक आपको PDF के रूप में मिलेगी और आपको दिए हुए WhatsApp नंबर पर मैसेज करना है। आप इस वीडियो को कभी भी देख रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, किसी भी महीने में देख रहे हैं, और आपको
पीडीएफ चाहिए तो आपको दी हुई व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। आपके मैसेज को सीन किया जाएगा और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। यदि ऑफर चल रहा होगा उस टाइम पर तो आपको ऑफर का लाभ दिया जाएगा। यदि ऑफर नहीं चल रहा होगा तो आपको यही ई बुक 99 रुपये में मिलेगी। तो यदि आप ई बुक लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए जैसे आप क्लास एक बार देख लेते हैं और एक बार यदि आप पीडीएफ से रिवीजन कर लेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101। यदि आपको क्लास पसंद आती है तभी आप पीडीएफ खरीदेगा, क्योंकि मेरा ये मानना है आपने जैसे काफ़ी स्टूडेंट लगभग 100 प्लस तो आपके पहले महीने में आपके स्टूडेंट हो गए थे जिन्होंने ई बुक खरीदी और खरीदी नहीं, उसमें रिजल्ट भी है आपके। बहुत अच्छे स्टूडेंट ने फीडबैक दिया है कि सर बहुत अच्छा हमारा, कोई बी ग्रेड से, कोई सी ग्रेड से, कोई डी ग्रेड से, कोई इसमें आपके ए ग्रेड से भी आप पास हो सकते हैं। लेकिन ये नहीं कह सकता कि आप एस ग्रेड से पास होंगे। एस ग्रेड से इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि पेपर आपका अच्छे लेवल का आता है, और यदि आप खुद से और अच्छी मेहनत कर लेते हैं, जैसे आप एक बार जो पूरी पीडीएफ को पढ़ लेते हैं, जो आपकी पीडीएफ है 200 पेज की, और साथ-साथ आप 2 से 3 मेरी मैथ क्लास ले लेते हैं, तो आप एस ग्रेड से भी पास हो सकते हैं। वो आप पर निर्भर करता है कि आप कितने दिन आपने तैयारी की है। यदि आपने 10 दिन तैयारी की तो आप 10 दिन के बराबर ग्रेड लाएँगे। 1 महीने तैयारी की है तो 1 महीने के हिसाब से, और यदि आपने 3 महीने तैयारी की है तो आप 3 महीने के हिसाब से अपनी ग्रेड लाएँगे। तो तैयारी पर डिपेंड होता है कि आपने कितनी तैयारी की और आपसे पेपर किस प्रकार का बनता है। यहाँ पर आपका पूरा ऑफिशियल सिलेबस पढ़ाया जाता है, जो हमारे नाइलेट का त्रिपाल जी का ऑफिशियल सिलेबस है। उसी के अकॉर्डिंग प्रत्येक पॉइंट होते हैं, प्रत्येक चैप्टर की हेडिंग होती हैं, आपके पूरे कोर्स के अकॉर्डिंग होती हैं, जिस प्रकार से आपका कोर्स दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कंट्रोल पैनल का मुख्य कार्य क्या होता है। तो कंट्रोल पैनल का मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेटिंग को बदलना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है यूजर अकाउंट में कौन से प्रकार के अकाउंट होते हैं। जो यूजर अकाउंट होते हैं उसमें किस प्रकार के अकाउंट होते हैं, तो याद रखेंगे जब आप कंट्रोल पैनल पे जाएंगे और आपने देखा कोई कंप्यूटर खोलता है उसमें 2 से 3 प्रकार के अकाउंट आते हैं। तो आप देखा आप एक घर में 2 लोग हैं और 2 लोग एक कंप्यूटर में अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, तो वो यूजर अकाउंट के माध्यम से बनाते हैं। तो वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका एडमिनिस्ट्रेटर और दूसरा होता है स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पासवर्ड लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो सीधे सीधे पता है कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड अनऑथराइज एक्सेस, जैसे आपका कोई कंप्यूटर आपकी अनुमति के बगैर खोल ना सके। डेट एंड टाइम सेटिंग क्यों जरूरी होती है, तो याद रखेंगे डेट एंड टाइम सेटिंग इसलिए जरूरी होती है फाइल टाइम स्टैम्प्ड, और जो आपका फाइल टाइम स्टैम्प्ड लॉग्स, और मतलब कहने का डेट टाइम सेटिंग इसलिए जरूरी क्यों होती है, तो पता चलता रहता है कि उसमें कौन कब क्या चीज हो रही है, फाइल कब बन रही है, कब सेव हो रही है, तो सारा उसमें उसके बारे में पता चलता रहता है। डिस्प्ले सेटिंग में क्या बदल सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग में हम अपने ब्राइटनेस, रेजुलेशन और ओरिएंटेशन इनको बदल सकते हैं। माउस, जो आपका माउस सेटिंग में क्या किया जा सकता है, तो आप कहेंगे राइट को लेफ्ट बटन फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। जो आपका राइट बटन क्लिक कर रहा है वो आपका लेफ्ट में चेंज हो जाएगा और लेफ्ट वाला राइट में चेंज होगा। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल पैनल से सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल क्यों किया जाता है। जो कंट्रोल पैनल होता है इससे सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल क्यों किया जाता है, तो याद रखेंगे अनवांटेड प्रोग्राम रिमूव करके स्पेस फ्री करने के लिए हमें कंट्रोल पैनल के माध्यम से सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल किया जाता है। कंट्रोल पैनल से सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल क्यों किया जाता है, तो स्पेस को फ्री करने के लिए। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर एड रिमूव कंट्रोल से कैसे किया जाता है। तो याद रखेंगे जो हमारा प्रिंटर है, प्रिंटर ऐड रिमूव कंट्रोल पैनल से कैसे किया जाता है, तो याद रखेंगे ऐड प्रिंटर विजार्ड डिवाइस मैनेजर के माध्यम से हम प्रिंटर को ऐड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट का क्या लाभ होता है, तो याद रखेंगे इसका लाभ होता है फुल सिस्टम कंट्रोल, इंस्टॉल अनइंस्टॉल प्रोग्राम, चेंज सेटिंग, ये सभी आपका एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल में होता है। अगला क्वेश्चन जो स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट होता है इसमें क्या होता है, तो इसमें आपकी लिमिटेड एक्सेस होती है, यूजर एप्लीकेशन होती हैं और चेंज पर्सनल सेटिंग होती हैं, और इसके अलावा आपका ज़्यादा कुछ नहीं होता जो आपका स्टैंडर्ड अकाउंट होता है। अगला क्वेश्चन है विंडो में पासवर्ड रीसेट किसके कैसे किया जाता है, तो याद रखें जो विंडो में पासवर्ड रीसेट करने के लिए किसका प्रयोग होता है या किससे किया जाता है, तो याद रखेंगे यूजर अकाउंट एंड कंट्रोल पैनल के माध्यम से हम विंडो में पासवर्ड को लगा सकते हैं और उसको हटा भी सकते हैं। स्क्रीन रेजुलेशन बढ़ाने या घटाने के लिए, घटाने से क्या इफेक्ट होता है, तो याद रखेंगे स्क्रीन रेजुलेशन बढ़ाने या घटाने से क्या इफेक्ट होता है, तो इससे इफेक्ट ये होता है आइकन टेक्स्ट इमेज साइज और क्लैरिटी चेंज होती है। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है डिस्प्ले ओरिएंटेशन, जो आपका डिस्प्ले ओरिएंटेशन को लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में क्यों चेंज किया जाता है, तो याद रखेंगे डिवाइस यूजेज फ्लेक्सिबिलिटी, प्रेजेंटेशन, मोबाइल टैबलेट रोटेशन, इसके लिए हमारे क्योंकि
ओरिएंटेशन होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आप या तो मोबाइल को खड़े होकर देख रहे हैं वीडियो, या आप मोबाइल को लिटाकर इस प्रकार से वीडियो देख रहे हैं, तो ये आपका पोर्ट्रेट होता है और ये आपका लैंडस्केप होता है। तो आपके जो ओरिएंटेशन होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करने से क्या होता है? तो आप कहेंगे जब हम सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर देंगे तो डिस्क का स्पेस फ्री हो जाएगा, अनयूज्ड प्रोग्राम रिमूव हो जाएंगे। कंट्रोल पैनल का जीयूआई इंटरफेस किसका हिस्सा है? जो कंट्रोल पैनल का जीयूआई इंटरफेस है, आखिर ये किसका हिस्सा है? तो याद रखेंगे ये हमारे यूजर इंटरफेस विंडो जीयूआई का हिस्सा है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कंट्रोल पैनल से सभी सिस्टम सेटिंग चेंज की जा सकती हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। कंट्रोल पैनल के माध्यम से हम इन सभी को चेंज कर सकते हैं। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अकाउंट, प्रिंटर, डिस्प्ले, इन सभी को हम चेंज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट एडमिन प्रिविलेज प्राप्त नहीं होते, तो आप कहेंगे ये भी सही है। लिमिटेड एक्सेस होती है। कंट्रोल इंस्टॉल सिस्टम बाइट सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन मतलब लिमिटेड होता है, ज्यादा कुछ नहीं उसमें आप चेंज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है पासवर्ड लगाने से कंप्यूटर ऑटोमेटिकली फास्टर हो जाता है, तो आप कहेंगे नहीं, पासवर्ड लगाने से हमारा कंप्यूटर फास्टर नहीं होता है, बल्कि सिक्योरिटी बढ़ जाती है और परफॉर्मेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। डिस्प्ले सेटिंग में रेजोल्यूशन बढ़ाने से आइकन और टेक्स्ट छोटे हो सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। डिस्प्ले सेटिंग में हम जब रेजोल्यूशन बढ़ाते हैं तो उसके माध्यम से हमारे आइकन और टेक्स्ट छोटे हो सकते हैं। कंट्रोल पैनल केवल कमांड लाइन इंटरफेस जो आपका CLI है, कमांड लाइन इंटरफेस से एक्सेसिबिलिटी होता है, तो आप कहेंगे नहीं, ये आपका GUI बेस्ड होता है। स्टार्ट मेन्यू से आप कंट्रोल पैनल को डायरेक्ट खोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके लाइनक्स के होने वाले हैं। लाइनक्स में फाइल और फाइल को अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि यह केस सेंसिटिव होता है। इस बात को भी याद रखना है, लाइनक्स हमारा केस सेंसिटिव होता है। जिस प्रकार से हमारा पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है, कैपिटल तो कैपिटल और स्मॉल स्मॉल, इस प्रकार से हमारा ये भी केस सेंसिटिव होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। आईएस कमांड का प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे जो हमारा आईएस कमांड होता है इसका प्रयोग होता है लिस्ट फाइल इन करंट डायरेक्टरी के लिए। किसका प्रयोग होता है? आईएस कमांड का प्रयोग होता है। ये कमांड आपकी एग्जाम में सीधी सीधी पूछ जाती है, तो आपको इन कमांडों को सारों को बहुत अच्छे से याद कर लेना है। सीडी कमांड किसके लिए यूज होती है? तो आप कहेंगे जो सीडी कमांड होती है वो हमारी चेंज डायरेक्टरी के लिए प्रयोग होती है। मूव इन आउट ऑफ फोल्डर, इसके लिए हमारी सीडी कमांड का प्रयोग होता है। अगली कमांड है हमारी पीडब्ल्यूडी कमांड, किसके लिए होती है? तो पीडब्ल्यूडी कमांड है उसका प्रयोग होता है शो करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है MKDIR कमांड का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो MKDIR कमांड का मुख्य उद्देश्य होता है कि नई फाइल, नया फोल्डर या डायरेक्टरी बनाने के लिए, न्यू फोल्डर या डायरेक्टरी बनाने के लिए MKDIR कमांड का प्रयोग होता है। RMDIR कमांड कब काम करता है? तो जो आपका RMDIR कमांड है यह काम करता है जब आपके केवल खाली फोल्डर डिलीट करना हो। जब आपको केवल खाली फोल्डर डिलीट करना हो तो आपको RMDIR कमांड का प्रयोग करना होता है। अगला क्वेश्चन, RM कमांड क्या करता है? तो RM कमांड क्या करता है? तो याद रखेंगे RM कमांड होता है वह फाइल और फोल्डर को डायरेक्ट डिलीट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CP कमांड का प्रयोग किसके लिए होता है? तो CP कमांड का प्रयोग होता है कॉपी फाइल के लिए, CP कमांड का प्रयोग होता है। MB कमांड का प्रयोग किसके लिए होता है? तो MB कमांड होता है इसका प्रयोग होता है मूव फाइल और रीनेम फाइल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAT कमांड का प्रयोग क्यों किया जाता है? उपयोग क्या है? तो CAT कमांड होता है इसका प्रयोग होता है रीड फाइल कंटेंट ऑन टर्मिनल। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टच कमांड क्यों यूज किया जाता है? जो टच कमांड है आखिर इसका यूज क्यों किया जाता है? तो याद रखेंगे टच कमांड का प्रयोग इसलिए यूज किया जाता है जैसे क्रिएट फाइल इंस्टेंटली। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्विकली क्रिएट्स एम्प्टी फाइल। GREP कमांड किसके लिए प्रयोग होता है? तो GREP कमांड है इसका प्रयोग होता है फाइंड पार्टिकल वर्ड पैटर्न इनसाइड, मतलब कहने का सर्च स्पेसिफिक टेक्स्ट इनसाइड फाइल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपकी अगली क्लास है वो आपकी लिब्रे ऑफिस राइटर से होने वाली है, जो आपकी बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही रोचक तरीके से लिब्रे ऑफिस राइटर को हम पूरा पढ़ेंगे। सारे जो 11 मेन्यू है प्रत्येक मेन्यू को बहुत अच्छे से करेंगे, तो आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है। CHCO आपका CHMOD कमांड है इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे इस कमांड का प्रयोग होता है चेंज फाइल परमिशन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। SUDO कमांड का प्रयोग कब किया जाता है? तो SUDO कमांड का प्रयोग होता है आपका किसके लिए होता है? तो आपका एडमिनिस्ट्रेटर
प्रिविलेक्स रन कमांड एज रूट के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन कमांड का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ये आपको जो इंपोर्टेंट कमांड है, ज़्यादा आपको सिर्फ कमांड इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी कमांड आ जाएगी आप उसका आंसर लगा पाएंगे। रीड मैनुअली, जैसे मैन है तो मैनुअली हेल्प, और फॉर एनी कमांड के लिए मैन कमांड का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप देखेंगे लाइनक्स में फाइल और फाइल, तो आप कहेंगे ये क्वेश्चन बिल्कुल पढ़ कर आए हैं। लाइनक्स में जो दोनों फाइल क्या होती हैं, सेम होती हैं तो सेम नहीं होती हैं, अलग अलग होती हैं। तो ये और यह केस सेंसिटिव होता है, आपको इन पॉइंटों को अच्छे से याद रखना है। IS कमांड का प्रयोग फाइल फोल्डर लिस्ट दिखाने के लिए प्रयोग होता है। तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स में पूछे, ऑब्जेक्ट में पूछे, किसी भी प्रकार से पूछे कि यदि आपको क्वेश्चन पढ़ा है एक बार तो आपको इसका आंसर भी आ रहा होगा। RMDIR कमांड किसी भी फोल्डर को डिलीट कर सकती है। तो आप कहेंगे जो RM है वो हमारी सिर्फ खाली फोल्डर को डिलीट करती है, ना कि भरे हुए को। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है chmod कमांड से फाइल परमिशन बदल सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, रीड राइट एग्जीक्यूट परमिशन मैनेज करते हैं। रूट यूजर लाइनक्स का मुख्य यूजर और मेन फोल्डर होता है, तो इसका आंसर भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, जिसमें पूछा गया है Alt+F4 शॉर्टकट कुंजी। ये शॉर्टकट कुंजी, ये विंडोज शॉर्टकट कुंजी है जो आपके एग्जाम में बेहद ज़्यादा पूछ जाती है। Alt+F4 का प्रयोग किसके लिए होता है? तो करंट जो आपकी करंट में फाइल चल रही है उसको काटने के लिए, करंट प्रोग्राम को कट करने के लिए, या कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए Alt+F4 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। Alt+Tab का प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो याद रखेंगे Alt+Tab होता है, इसका प्रयोग होता है स्विच बिटवीन रनिंग प्रोग्राम। जैसे आपके सिस्टम में काफ़ी सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, आप इनको किस प्रकार से स्विच करना चाहते हैं, ये प्रोग्राम चल रहा है इसको लाना चाहते हैं, तो Alt+F टैब के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट कुंजी आपकी बेहद इंपोर्टेंट, Window+D का कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे डायरेक्ट शो विंडो। आप किसी भी प्रोग्राम को चला रहे हैं, कुछ भी चला रहे हैं, लेकिन यदि आप Window+D बटन का प्रयोग करते हैं तो डायरेक्ट आप कहाँ पर पहुँच जाएंगे? डायरेक्ट आप डेस्कटॉप पर पहुँच जाएंगे। जब आपका डेस्कटॉप या लैपटॉप खुलता है तो आपके सामने जो पहली स्क्रीन आती है आप वहीं पर पहुंच जाएंगे। अगला क्वेश्चन है विंडो एल शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है? तो विंडो एल शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है, वो होता है लॉक द कंप्यूटर इमीडिएटली। आपका कंप्यूटर तुरंत लॉक हो जाएगा। जैसे आपने अपने कंप्यूटर पर लॉक लगाया है और आप विंडो एल दबा देते हैं, तो जैसे आप कोई दोस्त आ गया, आपने विंडो एल दबा दिया, आपका सिस्टम डायरेक्ट लॉक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट एस्केप शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसके लिए होता है? ये कुंजी भी बहुत बार पूछी जाती है। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप का प्रयोग किसके लिए होता है? तो कंट्रोल शिफ्ट एस्केप शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है ओपन टास्क मैनेजर के लिए। टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस्केप शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। नोटपैड किसके लिए यूज होता है? जो नोटपैड है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो आप कहेंगे नोटपैड होता है, उसका प्रयोग होता है सिंपल टेक्स्ट एडिटिंग के लिए नोटपैड का प्रयोग होता है। पेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या? जो पेंट प्रोग्राम है आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पेंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य होता है ड्रॉ और एडिट इमेज। अगला क्वेश्चन डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी किसके लिए होता है? जो आपका डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी होता है इसका प्रयोग होता है रिमूव अननेसेसरी फाइल फ्री डिस्क स्पेस के लिए। अगला क्वेश्चन डिस्क फ्रेगमेंटेशन क्यों जरूरी होता है? तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन फ्रेगमेंटेड डेटा टू इम्प्रूव्ड हार्ड डिस्क स्पीड के लिए प्रयोग होता है। आप देखेंगे आपके यहाँ पर थोड़ी इंग्लिश भी लिखी हुई है, तो आपके एग्जाम में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आपके एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी दोनों लिख कर आइए। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में कुछ चीज़ जैसे इंग्लिश में है तो इंग्लिश में ही अच्छी लगती है और हिंदी में है तो हिंदी में ही वो सही लगती हैं। जैसे आप कंप्यूटर कहते रहते हैं हिंदी इंग्लिश में, लेकिन उसको संगणक कहा जाता है। तो जो चीज़ आपकी इंग्लिश में है, कंप्यूटर हमारे हिंदी इंग्लिश दोनों बेस्ट है। सिर्फ यदि आप कंप्यूटर को हिंदी में पढ़ेंगे पूरा, जैसे अपन कमांड देखिए आपको लिखा मिल जाएगा एज कमांड, छोटी ई छोटा जा एज कमांड, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों से मिलकर आपका ये कंप्यूटर प्रयोग होता है। सिस्टम रिस्टोर क्या करता है? जो सिस्टम रिस्टोर है आखिर ये क्या करता है? तो याद रखेंगे रिवर्ट्स कंप्यूटर टू प्रीवियस वर्किंग स्टेट, ये आपका सिस्टम रिस्टोर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? तो इस प्रकार से यहाँ पर आपके 150 क्वेश्चन पूरे होते हैं। यहाँ पर आपके 50+ क्वेश्चन और बचे हुए हैं। आप यहाँ तक आए हैं, आपको एंड तक जरूर जुड़ा रहना है। पूछा गया है वीडियो को यदि अभी तक लाइक किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी साथियों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल एग्जाम होने वाला है या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और कंप्यूटर प्रश्न पूछे आते हैं। फायरवॉल का मुख्य काम क्या है? जो फायरवॉल है आखिर इसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे फायरवॉल है इसका मुख्य कार्य होता है प्रोटेक्ट सिस्टम फॉर अनऑथराइज्ड इंटरनेट एक्सेस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विंडो डिफेंडर
किसके लिए होता है? जो विंडो डिफेंडर है आपके डिफेंडर वाला गाड़ी वाला नहीं है, ये विंडो डिफेंडर है, तो ये होता है आपका बुल्ट एंड एंटीवायरस फॉर विंडो। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। Alt प्लस F4 और कंट्रोल शिफ्ट एस्केप दोनों एक ही हैं, तो आप कहेंगे आंसर होगा हमारा यहाँ पर मतलब लिखा गया है दोनों सिस्टम कंट्रोल शॉर्टकट कुंजी हैं, तो आप कहेंगे इस प्रकार से हमारा आंसर सही हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि Alt प्लस F4 के माध्यम से जी हमारा हम किसी प्रोग्राम कट कर सकते हैं, और हम कंट्रोल शिफ्ट एस्केप के माध्यम से हम कट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा और टास्क मैनेजर के माध्यम से किसी प्रोग्राम को काट सकते हैं। जैसे हमारा कोई प्रोग्राम हैंग कर गया है तो हम Alt प्लस F4 के माध्यम से काट सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप के माध्यम से जो प्रोग्राम आपका हैंग किया है वो भी कट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्क क्लीनअप और डिफ्रेगमेंटेशन दोनों सिस्टम परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हैं, तो आपका आंसर होगा यहाँ पर भी सही। अगला क्वेश्चन है, विंडो प्लस एल शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग इमीडिएटली शटडाउन के लिए होता है, तो आप कहेंगे नहीं, शटडाउन के लिए नहीं होता है, आपका सिस्टम सिर्फ लॉक होता है ना कि शटडाउन। नोटपैड केवल प्लेन टेक्स्ट फाइल क्रिएट करने के लिए यूज होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नोटपैड है केवल ये प्लेन टेक्स्ट के लिए यूज होता है। पेंट इमेज एडिटिंग के लिए बेसिक टूल है, जो पेंट इमेज है क्या है एडिटिंग के लिए बेसिक टूल है, तो आप कहेंगे सही ड्रॉ कलर बेसिक ग्राफिक्स। फायरवॉल इंटरनेट से आने वाले सभी थ्रेड्स को हमेशा 100% रोकता है, तो आप कहेंगे हम 100% किसी को भी नहीं कह सकते कि कोई ऐसा 100% है, जैसा मैं भी नहीं कह सकते कि सिर्फ आप इस PDF को पढ़कर 100% पास हो जाएंगे। आप पास होंगे अपनी मेहनत से, आप पास होंगे अपने कर्तव्य से, आपने अपनी तैयारी अच्छे से की होगी, तो मतलब कहने का 100% तब तक नहीं कह सकते जब तक आप फाइल सेलेक्ट ना हो जाए। जैसा कि आपको जानकारी, तो मैं आपके जानने के लिए बता दूं, मैंने काफ़ी सारे एग्जाम दिए हैं, और वर्तमान में जो मेरा पेपर हुआ था उसमें मैं सिर्फ मेरे नंबर भी बहुत अच्छे थे, क्वालीफाई से 10 से 12 नंबर आते थे, लेकिन मेरी जो स्किल है, टाइपिंग स्किल है, उसमें मेरी टाइपिंग भी बहुत अच्छी आती थी, लेकिन वहाँ पर मेरा प्रेशर की वजह से मेरी टाइपिंग वहाँ पर ख़राब हो गई और मैं उस फाइनल से बाहर हो गया। तो कहने का मतलब है 100% आपको तब तक नहीं कहना चाहिए। मेरे नंबर भी बहुत अच्छे थे, लगभग मेरे 140 से 45 नंबर थे, और जो फाइनल बैठ गई है वो सिर्फ 132 नंबर गए थे। 140 नंबर थे, नंबर बहुत अच्छे थे, लेकिन कहीं ना कहीं से आप कह सकते हैं 100% सिक्योर कहीं से भी नहीं कह सकते जब आप तक कि आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सिस्टम रीस्टोर यूजर फाइल को डिलीट करता है, तो आप कहेंगे गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंडो डिफेंडर विंडो के साथ बुल्ट इन आता है, तो इसका आंसर होगा आपका सही, बुल्ट इन मतलब पहले से। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, मोबाइल डिवाइस में स्क्रीन लॉक क्यों लगाया जाता है, तो इसका आंसर आप सभी को बहुत अच्छे से पता है कि हम अपने मोबाइल में स्क्रीन लॉक क्यों लगाते हैं, जिससे कि हमारे छोटे भाई बहन हमारा मोबाइल नहीं चला सके। और मोबाइल इसलिए नहीं चला सकें क्योंकि वो और कुछ देखते नहीं है, या तो शॉर्ट देखेंगे, अन्यथा वो कोई सा भी गेम डाउनलोड कर लेंगे। तो आप याद रखेंगे, डिवाइस सिक्योरिटी अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए मोबाइल स्क्रीन पर लॉक लगाया जाता है, क्योंकि छोटे भाई को जैसा ही मोबाइल मिलता है, भतीजे को जैसा ही मोबाइल मिलता है, तुरंत एक नया गेम डाउनलोड हो जाता है, और हमें पता नहीं चलता, उसको सिर्फ 2 मिनट मोबाइल दो और वो तुरंत नया गेम आ जाएगा। हमें पता भी नहीं होता ये गेम कैसे चल रहा है, लेकिन वो इस मोबाइल में आसानी से गेम खेल लेगा। इसलिए हमेशा स्क्रीन लॉक पर पासवर्ड रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोबाइल में पैटर्न लॉक किसके लिए होता है? जो मोबाइल में पैटर्न लॉक है आखिर वो किसके लिए होता है? तो डिवाइस अनलॉकिंग यूजिंग ग्राफिक्स पैटर्न के लिए हमारा मोबाइल पैटर्न का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PIN PIN की फुल फॉर्म होती है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। PIN की फुल फॉर्म होती है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। स्क्रीन लॉक कैसे काम करता है? तो यह आपके नंबर पासवर्ड टू अनलॉक डिवाइस के लिए होता है। फिंगरप्रिंट का लाभ क्या होता है? तो फिंगरप्रिंट का लाभ होता है फास्ट बायोमेट्रिक सिक्योरिटी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ऐप स्टोर प्ले स्टोर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप कहें जो ऐप स्टोर होता है और प्ले स्टोर है, ऐप स्टोर आपका एंड्रॉयड में आता है, और आपका जो ऐप स्टोर होता है, सॉरी, आईफोन सिस्टम में आता है, जो आपके जिसमें आपका आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सीधे आईफोन कह सकते हैं। और जो प्ले स्टोर होता है वो आपका एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड मोबाइल में आता है। तो याद रखेंगे, डाउनलोड और अपडेट ऐप के लिए इनका प्रयोग होता है। प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में अंतर क्या है? तो मैंने अभी अभी बताया, प्ले स्टोर हमारा एंड्रॉयड के लिए है, जबकि जो iOS है वो हमारे जो iOS है, ऐप स्टोर है वो हमारे iOS में आता है। मोबाइल हॉटस्पॉट क्या करता है? तो जो मोबाइल हॉटस्पॉट है, जब आपका इंटरनेट खत्म हो जाता है तो आप अपने सामने वाले बंदे से कहते हैं, भाई प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ थोड़ा हॉटस्पॉट खोल दे, मुझे वाईफाई कनेक्ट करना है। तो आप भी थोड़ी रिक्वेस्ट कर सकते हैं किसी से, यदि आपका नेट खत्म हो जाता है। जैसे आप क्लास देख रहे हैं और आपका नेट खत्म हो जाता है, तो आप कहते हैं, भैया मम्मी थोड़ा हॉटस्पॉट खोल दो, मेरी क्लास चल रही है, मुझे थोड़ी क्लास लेनी है, आप ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट खोल दीजिए, मैं अपने उस में क्लास को डाउनलोड कर लूँगा। वाईफाई क्या होता है?
तो वाईफाई क्या होता है तो याद रखेंगे, वाईफाई होता है वह हमारा वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन होता है फॉर इंटरनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसलेटर ऐप। ट्रांसलेटर ऐप का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो ट्रांसलेटर ऐप होते हैं, आप कहेंगे हमें जैसे कि कोई हमें इंग्लिश में किसी ने लेटर दे दिया तो हम उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कराना है, या सॉरी इंग्लिश में लेटर दे दिया हमें हिंदी में कन्वर्ट कराना है, हमसे कोई मीनिंग नहीं बन रही है। जैसे आपको कोई क्वेश्चन मिला था, आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट मारिए और स्क्रीनशॉट मारकर आपको क्या करना है, गूगल लेंस पे जाना हो और उसको सीधे करना है ट्रांसलेट। वो आपको ट्रांसलेट कर देगा, आपकी लैंग्वेज चेंज कर देगा, इंग्लिश में है तो हिंदी में, और हिंदी में है तो आप इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो मतलब अपने उद्देश्य से उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाना। जो आपका गूगल ट्रांसलेटर है, आखिर ये क्या करता है? तो आप कहेंगे फ्री लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, टेक्स्ट एंड स्पीच सपोर्ट। ये क्या है? स्पीच भी करता है, मतलब बोलता भी है और आपको कन्वर्ट भी करके दे देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉटस्पॉट इनेबल्ड करने पर क्या होता है? तो आप कहेंगे जब हम हॉटस्पॉट को इनेबल कर देंगे तो मोबाइल डेटा शेयर करने लगता है, और वाईफाई के रूप में किसका, जब आप हॉटस्पॉट खोलेंगे तो वो वाईफाई से ही कनेक्ट होगा। सीधी सीधी कॉमन सेंस की बातें हैं। तो आपको मतलब कहने का मतलब कॉमन सेंस की बातें भी आपको कभी भी गलत नहीं करनी है, क्योंकि कॉमन सेंस भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके बिल्कुल कॉमन सेंस से आने वाले हैं। और दूसरी बात ये होती है कि इसका पेपर आपको नहीं मिलेगा, आपका पेपर ऑनलाइन होगा, सिर्फ आपका रिजल्ट आएगा, वो फेल या पास में आएगा, और आपको कुछ पता नहीं चलेगा, या तो आप पास होंगे या फेल होंगे। तो आप पास ही होंगे, मतलब कहने का तो बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपका रिजल्ट में ना तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, एक बार आपको सिर्फ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जब आप पेपर देंगे ना तो आपको ये पता चलेगा आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने आंसर सही किए, सिर्फ आप ग्रेड से पास होंगे, और आपको ग्रेड के माध्यम से पास कर दिया जाएगा। आपको नंबर भी नहीं बताए जाएंगे आपके 60 सही है 65 सही है। तो आपको इस हिसाब तैयारी करनी है कि आपको 50 प्लस आंसर आपको सही करके जरूर आने हैं, क्योंकि 50% होती है, जो 50 क्वेश्चन होते हैं समय वो पासिंग मार्क के लिए जरूरी होते हैं। 50 से जितने अच्छे आ जाएं वो अच्छी बात है, लेकिन आपको कम से कम 50 क्वेश्चन सही करके आने ही आने हैं। 100 क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मोबाइल वाईफाई और हॉटस्पॉट में अंतर क्या होता है? तो याद रखेंगे ये हमारे वाईफाई कनेक्ट टू नेटवर्क, हॉटस्पॉट शेयर करता है और वाईफाई कनेक्ट करता है। फिंगरप्रिंट लॉक से डिवाइस अनलॉक करना कितना सुरक्षित है? तो आप कहेंगे यह हमारा ज़्यादा सिक्योर और पास फास्ट है। ऐप अपडेट करने से फ़ायदा क्या होता है? तो आप कहेंगे ऐप अपडेट करने से हमारी जो बग होती हैं फिक्स होती हैं, न्यू फीचर और इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी होती रहती है। ट्रांसलेटर ऐप किसके लिए, जो ट्रांसलेटर ऐप्स के लिए कौन से इनपुट सपोर्ट होते हैं? तो आप कहेंगे टेक्स्ट, वॉइस और कैमरा इमेज तीनों के माध्यम से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। स्क्रीन लॉक मोबाइल सिक्योरिटी के लिए ऑप्शनल नहीं बल्कि ज़रूरी फीचर है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, ये आपको ऑप्शनल नहीं, ये आपको ज़रूरी है। स्क्रीन लॉक हमेशा मोबाइल में पासवर्ड को जरूर रखना चाहिए। प्ले स्टोर से केवल पेड ऐप डाउनलोड किए जा सकते हैं? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, हम तो सारे ऐप फ्री में डाउनलोड किए हुए हैं। मोबाइल हॉटस्पॉट वाईफाई का प्रयोग करने के लिए अन्य डिवाइस को इंटरनेट से एक्सेस देता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है, हॉटस्पॉट के माध्यम से हम वाईफाई को कनेक्ट कर सकते हैं, जिससे हमारा इंटरनेट आने लगता है। नेट खत्म हो जाने के बाद भी फिर भी हम रील देख सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में ट्रेंड ही चल रहा है रील का। इंस्टाग्राम हर कह सकते हैं हर एक मोबाइल में 90%, 90 से 95% भी कह सकते हैं, 95% मोबाइल में आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर मिलेगा, और जिसमें आपके रील चल रही होंगे। तो ऐसा कह सकते हैं, लेकिन 5% नहीं कह सकते कि 5% अभी भी वो स्टूडेंट हैं जो सिर्फ पढ़ते हैं, सिर्फ उनका फोकस रहता है पढ़ाई पर, उनको ये सोशल मीडिया से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, तो वो सक्सेस भी पहली बार में ही हो जाते हैं, क्योंकि उनका सोशल मीडिया में आप जैसे रील देखते हैं, तो थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, आपकी क्लास वैसे भी अंत होने वाली है, थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जो आपसे आपकी रील देखते हैं, तो आपने एक रील देखी, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई लाचार है, इसके बाद अगली रील आ गई, वो हमारी भक्ति से संबंधित आ गई, भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो हमें पहले हमें गरीब रहा, हमें चलो कितना गरीब, चलो आगे चल के गरीबी की मदद करेंगे, चलो हम भजन कीर्तन करेंगे। इसके बाद अगली रील आ गई आपकी, किसी भी जैसे अमेरिका की रील आ गई, दुबई की रील आ गई, और वाओ कितनी अच्छी बिल्डिंग है, कितना क्या अच्छा है। इसके बाद आखिरी रील आ गई आपकी बॉडी बनाने की, जिम की रील आ गई। उसमें पता नहीं रहता कि कौन सी रील कब आ जाए, और आपका दिमाग सीधे अट्रैक्ट करता है। जब आप कुछ देखते हो तो आपके दिमाग में एक बार वो ज़रूर जाता है कि आगे चलकर मैं ऐसा करूँगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर हैं, जिनके सीधे इंस्टाग्राम में मिलियन में कई मिलियन फॉलोवर हैं, तो वो सीधे फॉर्च्यूनर, उनके लिए फॉर्च्यूनर कोई मायने नहीं रखते। वो फॉर्च्यूनर जैसे कह सकते हैं, या हमारे मिस्टर कह सकते हैं इंडियन हैकर हैं, उनके पास गाड़ियों का ढेर लगा हुआ है। तो लगता है कि कभी लाइफ में अपने पास भी ऐसी कभी कुछ हो। तो मतलब कहने का है कि रील एक ऐसी चीज़ है, जो हमारे स्टूडेंट लाइफ में बहुत ही ज़्यादा
हानिकारक हो सकती है, क्योंकि एक के बाद एक ऐसी रील आती है जिसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं होती। हमें ये पता नहीं होता कि अगली रील हमारी किस टॉपिक पर और किस चीज़ से आने वाली है, उसमें क्या बताया जा सकता है, क्या हमारे लिए हानिकारक है, लाभदायक है। तो आपको एक छोटी-सी सलाह यही दे सकता हूँ कि आप मेरे स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो आपको मेरा मार्गदर्शन करना ज़रूरी है। यदि आप अपने स्टूडेंट लाइफ़ में यदि ये समय बर्बाद करते हैं, तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। तो आप रील तो आप जैसे देखेंगे, आप 30 साल के बाद, 25 साल के बाद देख सकते हैं। लेकिन यदि आप एक बार सक्सेस हो जाते हैं, तो आप हमेशा रील देख सकते हैं, आप समय मिलेगा। लेकिन यदि हमें पढ़ाई के लिए समय मिला है, तो हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए। पूछा गया है फिंगरप्रिंट और पिन दोनों एक साथ सेट नहीं किए जा सकते, तो आप कहेंगे हम फिंगरप्रिंट और पिन दोनों को एक साथ सेट कर सकते हैं। ट्रांसलेटर ऐप केवल टेक्स्ट ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, ये हमारे केवल टेस्ट के लिए नहीं है। जहाँ पर भी आपको केवल शब्द मिल जाए, तो अधिकतर चांस होता है वो आपका आंसर गलत ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वर्चुअल मेमोरी का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो वर्चुअल मेमोरी होती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है रैम भर जाने पर एप्लीकेशन के अतिरिक्त डिस्क स्पेस प्रदान करना, वो हमारे वर्चुअल मेमोरी का कार्य होता है और ये हमारे हार्ड डिस्क में होती है। अगला क्वेश्चन है FAT32 और NTFS, ये क्वेश्चन सीधे-सीधे क्वेश्चन आपको एग्जाम में सीधा यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। FAT32 और NTFS में मुख्य अंतर क्या होता है? तो इन दोनों में मुख्य अंतर होता है NTFS परमिशन एन्क्रिप्शन और बड़ी फाइल सपोर्ट करता है, जबकि FA232 सीमित है। FA232 सीमित है और यह एक प्रकार का असीमित कह सकते हैं। पैगिंग का कार्य क्या है? जो पैगिंग है इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है मेमोरी को फिक्स्ड साइज ब्लॉक में डिवाइड करना, ये आपका पैगिंग का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है स्वैप फाइल का उद्देश्य क्या है? जो स्वैप फाइल होती हैं इनका उद्देश्य क्या होता है? तो इनका उद्देश्य होता है रैम फुल होने पर डेटा टेम्परेरी स्टोर करना, ये आपका स्वैप फाइल का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या है? तो आप कहेंगे जब हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा कवर कर लिया है, तो इसका आंसर हमें बिल्कुल सीधे-सीधे मिलेगा। हार्डवेयर मैनेज करना और यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करना, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य होता है। विंडो में इवेंट व्यूअर का उपयोग क्या होता है? तो याद करेंगे जो इवेंट व्यूअर होता है इसका कार्य होता है सिस्टम लॉक्स एरर वार्निंग देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है टास्क मैनेजर में कौन-कौन से सेक्शन होते हैं? तो आपकी जो टास्क मैनेजर होता है उसमें आपके प्रोसेस, परफॉर्मेंस, ऐप हिस्ट्री, स्टार्टअप, यूजर सारा कुछ होता है। आप यहाँ देखेंगे CPU, रैम, डिस्क, ऐप, यूजर मॉनिटर। अगला क्वेश्चन, लाइनक्स में जो रूट यूजर होता है ये क्या होता है? तो सिस्टम पर फुल कंट्रोल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका CHMOD 755 है इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है ओनर के लिए रीड राइट एग्जीक्यूट और आपका ग्रुप और अदर के लिए आपका रीड एग्जीक्यूट। मतलब अदर ओनर के लिए आपका रीड और राइट एग्जीक्यूट, ग्रुप और अदर के लिए क्या होता है? आपका सिर्फ रीड और एग्जीक्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विंडो में dir कमांड क्या होती है? ये आपको 200 क्वेश्चन आप लगे होंगे कि ये जब आप एक बार कभी लाइफ में आपको टाइम मिले, मौका मिले पढ़ाने का, जब आप एक बार में एक क्लास में 200 क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो आपको भी लगेगा कि हाँ 200 क्वेश्चन पढ़ाने में कुछ एनर्जी लगती है, कुछ मेहनत लगती है। तो आपसे छोटी सी यही रिक्वेस्ट रहती है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर कर देना है जिनका भी SSC का एग्जाम होने वाला है। विंडो में dir कमांड क्या करती है? जो विंडो में dir कमांड होती है वो हमारे करंट डायरेक्टरी की फाइल को और फोल्डर की लिस्ट बनाना, मतलब करंट डायरेक्टरी की फाइल और फोल्डर की लिस्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है लाइनक्स में मैन कमांड का प्रयोग क्यों किया जाता है? इस कमांड का प्रयोग होता है किसी भी कमांड का हेल्प डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने के लिए। BIOS का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मुख्य कार्य होता है बूटिंग के दौरान हार्डवेयर इनिशियलाइज करना और BIOS की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, POST का फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। POST का फुल फॉर्म होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। सिस्टम रीस्टोर कब यूज होता है? जो आपका सिस्टम रीस्टोर है ये कब यूज होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम पुरानी वर्किंग स्टेट में रीबेट करने के लिए, पर्सनल फाइल सुरक्षित करने के लिए हमारा सिस्टम रीस्टोर का यूज होता है। टास्क शेड्यूलिंग में OS का मतलब महत्व क्या होता है? तो टास्क शेड्यूलिंग में OS का क्या महत्व होता है? इसका महत्व होता है CPU समय को मल्टी प्रोसेस में बांटना। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है जो रैम को सप्लीमेंट करता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेफ्ट सिस्टम, जो आपका नेफ्ट NTFS
फाइल सिस्टम, परमिशन एन्क्रिप्शन और लार्ज फाइल सपोर्ट करता है, तो इसका आंसर भी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है FA232 4 GB से बड़ी फाइल सपोर्ट करता है, तो आप कहेंगे नहीं, मैक्सिमम फाइल इसमें 4 GB तक की होती है। पैगिंग और स्वैप मेमोरी दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, तो इसका आंसर भी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, जो आपके रूट यूजर लाइनक्स में लिमिटेड एक्सेस होता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल फॉल्स है आपका आंसर, क्योंकि जो आपका रूट यूजर लाइनक्स में लिमिटेड एक्सेस यूजर होता है, ये आपका लिमिटेड होता है, तो फॉल्स फुल सिस्टम कंट्रोल करता है। इवेंट व्यूअर से सिस्टम एरर और वार्निंग चेक की जा सकती है, तो इसका आंसर आपका सही होगा। टास्क मैनेजर में केवल रनिंग एप्लीकेशन दिखाई देते हैं, तो आप कहेंगे जो टास्क मैनेजर होता है इसमें हमारे प्रोसेस परफॉर्मेंस यूजर भी मॉनिटर करता है, और इसका आंसर आपका फॉल्स होगा। रनिंग एप्लीकेशन दिखाई देते हैं लेकिन केवल नहीं कह सकते। अगला क्वेश्चन है, BIOS बूटिंग के दौरान हार्डवेयर इंस्टॉल करता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। POST केवल ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने के बाद ही होता है, तो आप कहेंगे गलत, क्यों जो आपका POST है जो आपका BIOS के बाद OS लोड होने से पहले, ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने से पहले, और बायोस के बाद आपका क्या चलता है, पोस्ट चलता है। और इन तीनों की फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। पोस्ट की फुल फॉर्म क्या होती है, बायोस की फुल फॉर्म क्या होती है, ओएस की फुल फॉर्म क्या होती है, और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस स्टेट से देख रहे हैं, किस जिले से देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। सिस्टम रीस्टोर यूजर फाइल को डिलीट कर देता है, तो आप कहेंगे नहीं, केवल सिस्टम सेटिंग रिवर्ट करता है। लाइनक्स में मैन कमांड हेल्प पढ़ने के लिए यूज होती है, तो आप कहेंगे इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। और लास्ट के आपके 4 क्वेश्चन, विंडो में dir कमांड लाइनक्स के is कमांड के समान होती है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। जो विंडो में dir कमांड होती है वह हमारे लाइनक्स में is कमांड के समान होती है। chmod 755 फाइल ऑनर के लिए फुल परमिशन, ग्रुप्स अदर के लिए रीड एग्जीक्यूट परमिशन देता है, तो इसका आंसर भी आपका सही होगा। रूट यूजर केवल फाइल पढ़ सकता है, सिस्टम मॉडिफाई नहीं कर सकता, इसका आंसर होगा फॉल्स। फुल कंट्रोल होता है। टास्क शेड्यूलिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। CPU अल्टिजेशन इंप्रूव करने के लिए होता है, तो इस प्रकार से इसका आंसर भी आपका सही होगा। इस प्रकार से आपने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत अच्छे से पूरा कंप्लीट किया, और आपका देखेंगे तीसरा चैप्टर आपका लिब्रे ऑफिस राइटर है। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है, और यह क्लास आपके डेली होने वाली है, जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आपने अभी तक पिछली क्लास नहीं देखी, तो आप इस वीडियो के बाद पिछली क्लास देख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।